कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी बहुमूल्य समीक्षाएं अवश्य दें। डायन, एक अधूरी प्रेम कहानी, अगला भाग। पिछले भाग से अब आगे की तरफ चलते हैं। चलो ठीक है, बाद में खोजबीन करते रहेंगे। अब तक तो तुमने सभी का परिचय लगभग करवा ही दिया। अब बताओ, बड़ी हवेली में यह उलटफेर क्यों और कैसे हुआ? एक दिन की बात है। बड़ी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। अरे, बड़ी हवेली ही नहीं बल्कि पूरे चंदेरगढ़ को सजाया गया था। पूरा चंदेरगढ़ खुशी के सागर में गोता लगा रहा था। उस दिन छोटे मालिक राजनाथ लंदन से पूरे 5 साल बाद पढ़ाई करके चंदेरगढ़ अपने घर आ रहे थे। त्रिलोकनाथ छोटे मालिक को लेने एयरपोर्ट गया था, लेकिन वापस आकर उसने यह बताया कि छोटे मालिक लंदन से आए ही नहीं। तब बड़े मालिक ने लंदन, जहां पर छोटे मालिक रहा करते थे, बात करके जानकारी ली तो पता चला कि छोटे मालिक तो फ्लाइट पर बैठ चुके थे। फिर अचानक से वे कहाँ गायब हो गए, यह बात आज तक किसी को समझ में नहीं आया। इतने सालों बाद जब सभी लोग आपको देखा तो आपको ही छोटे मालिक समझ बैठे। इस घटना के लगभग 1 हफ्ते के बाद ही बड़े मालिक को हार्ट अटैक आ गया और वे चल बसे। फिर अगले दिन त्रिलोकनाथ ने सभी चंदेरगढ़ के लोगों को बताया कि बड़े मालिक ने सारी वसीयत उसके नाम पर कर दी है। लेकिन बड़े मालिक तो आपके भाई साहब भूदेव जी को भी तो उतना ही चाहते थे जितना कि त्रिलोकनाथ को। फिर वसीयत में सिर्फ त्रिलोकनाथ ही क्यों? अब यह तो नहीं पता, लेकिन जब त्रिलोकनाथ का पूरा अधिकार बड़ी हवेली पर हो गया तो फिर वह अपने रंग में रंग गया। वह दूसरों की बहन बेटी के साथ बदसलूकी करने लगा, या यूं कहो कि हर गलत काम करने लगा, और फिर उससे अलग हो गए और उस हवेली से भी अलग हो गए। तभी से मेरे भाई साहब ने उसका साथ छोड़ दिया। बड़ी हवेली का कारोबार विदेशों तक फैला हुआ है। कुछ इसी सिलसिले में वह दुबई गया है। आप अपने बारे में कुछ बताइए। एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहती है, मेरे बापू सा आर्मी में है। जब उनकी छुट्टी होती है तो वे यहाँ आते हैं। मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। हमारा एक मकान दिल्ली में भी है। शुरू में मेरी पढ़ाई लिखाई यहीं पर हुई थी। उसके बाद बाकी की पढ़ाई लिखाई दिल्ली में हुई। लेकिन जब से छोटे मालिक लापता हो गए और बड़े मालिक चल बसे, फिर भाई साहब एक दिन मुझे दिल्ली लेकर चले गए। कभी कभी आंखों से देखा जाने वाला दृश्य गलत हो सकता है, तो कभी कभी सामने से सुनी जाने वाली बात भी अनसुनी हो सकती है। बड़ी हवेली में एक नहीं, बहुत सारे राज दफन हैं। वैसे अगर आप नंदा के बारे में थोड़ा भी जान गए तो फिर काफ़ी सवालों के जवाब खुद ही मिलने लगेंगे, और फिर हो सकता है कि आपकी डायन से मुलाकात भी जल्द ही हो। तभी भूदेव आ जाता है। भूदेव मटके से पानी निकालकर पीते हुए कहता है, आज रात्रि भोज के लिए मासा ने शौर्य को बुलाया है। रात के समय भूदेव शौर्य को लेकर बड़ी हवेली की तरफ चला जाता है। जैसे ही बड़ी हवेली में वे दोनों पहुंचते हैं, बटुकनाथ जी की पत्नी पहले से ही शौर्य के स्वागत के लिए वहां पर खड़ी रहती है। शौर्य जैसे ही उनके पास पहुंचता है, सबसे पहले उनका पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। शौर्य को देखते ही उनकी आंखें भर आती हैं। फिर भी अपने आप को संभालते हुए हवेली के अंदर शौर्य और भूदेव को ले जाती है। बिना कुछ बोले ही शौर्य को खाना परोसकर बस शौर्य को ही देखे जा रही थी। शौर्य थोड़ा असहज होकर भी जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है। फिर कुछ ही देर में वह खाना खा लेता है। फिर शौर्य बड़ी मासा से बड़ी हवेली देखने की इच्छा प्रकट करता है। बड़ी मासा मुस्कुराते हुए उसे हवेली देखने की इजाजत दे देती है। शौर्य उस हवेली को देखकर काफी उत्साहित हो रहा था, क्योंकि हवेली काफी बड़ी थी, और फिर शौर्य के अंदर उससे भी बड़े बड़े सवाल हवेली को लेकर उमड़ रहे थे।
शौर्य हवेली को काफी गहराई से देख रहा था। धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ चारों तरफ नजर उठाकर देखते देखते जैसे उस हवेली की दुनिया में ही खो गया। उसे कुछ समय बाद ऐसा आभास होने लगा कि राजनाथ मुस्कुराते हुए किसी का पीछा बड़े ही प्यार से करता हुआ जल्दी जल्दी चला जा रहा था। शौर्य भी उस ओर अनायास ही बस चलता चला जा रहा था। उसे लगातार आभास होता जा रहा था कि जैसे कोई लड़की अपने लहंगे को पकड़े हुए खिलखिलाकर हंसते हुए आंख मिचौली करती हुई शौर्य से बचकर भाग रही हो और शौर्य उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। शौर्य बार बार उस लड़की का चेहरा देखने का प्रयास करता रहता है, लेकिन बदकिस्मती से उसका चेहरा सामने की तरफ होने की वजह से वह देख नहीं पाता। कुछ दूर तक ऐसे ही जल्दी जल्दी चलने पर अचानक से वह लड़की एक तरफ मुड़ जाती है। राजनाथ भी उस ओर मुड़ जाता है, लेकिन शौर्य जैसे ही उस ओर मुड़कर देखता है, सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती है। उसे पूर्ण विश्वास हो जाता है कि यह सब कुछ और नहीं बल्कि उसका भ्रम था। फिर शौर्य वापस लौटने का निश्चय करता है। वह जैसे ही वापस लौटने लगता है, उसके कदम दूसरी तरफ से आ रही एक अनजान आवाज को सुनकर एकाएक से रुक जाते हैं। कुछ देर तक तो शौर्य वहीं पर खड़े रहकर ही बड़े ध्यान से उस आवाज को सुनता है। फिर उस आवाज का पीछा धीरे धीरे करता हुआ उस ओर ही चल देता है। कुछ दूर चलने पर उसे एक बड़ा अजीब और बड़ा सा कमरा दिखाई देता है, जहां से थोड़ा थोड़ा करके धुआं दरवाजे की सुराख से बाहर की तरफ निकलता रहता है। शौर्य चुपके चुपके दबे पांव उस ओर बढ़ रहा था। वह जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचता है, वैसे ही वह दरवाजे को खोलने का प्रयास करता है, लेकिन दरवाजा अंदर की तरफ से बंद होने के कारण नहीं खुलता। तब शौर्य दरवाजे के सुराख से अंदर का नजारा देखने का प्रयास करता है, लेकिन जैसे ही वह कुछ देखने वाला होता है, वैसे ही अचानक से दरवाजा खुल जाता है। फिर शौर्य डरकर चीखते हुए बेसुध सा जमीन पर गिर जाता है। सामने उसके नंदा मुस्कुराते हुए खड़ी रहती है। पूरा कमरा धुआं से भरा होता है, इसलिए उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। शौर्य कहता है, क्लक कुछ नहीं, बस आज बड़ी माता ने रात्रि भोज के लिए बुलाया था तो आया था। खाना पीना हो गया था तो सोचा कि थोड़ा सा यह बड़ी हवेली देख लूं। काफी सुंदर हवेली है। तभी भूदेव की आवाज सुनाई देती है, जो बार बार शौर्य को पुकार रहे थे। शौर्य वहां से तेज कदमों से चलते हुए वापस की तरफ आ जाता है। घर पहुंचते ही शौर्य चांदनी से कहता है, मुझे हवेली में कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे मेरा कुछ पिछला अतीत गुजरा हो वहां पर, और वह नंदा मिली थी। भाई मजा आ गया। एक तो वह खूबसूरत भी बहुत है, मैं जल्द ही उससे मिलूंगा। नंदा की बात सुनकर चांदनी थोड़ा गुस्से में कहती है, तो आप दोबारा भी जा सकते हैं, अब तो कोई रोक टोक भी नहीं है। आपका बिस्तर लगा दिया है, आप चाहे यहाँ सो जाइए और चाहे तो उस नंदा के पास चले जाइए। इतना कहते ही चांदनी गुस्से में वहां से जाने लगती है। शौर्य जल्दी से चांदनी का हाथ पकड़कर कहता है, आखिर आ ही गई असलियत। मैं सरल इंसान जरूर हूं, लेकिन मूर्ख नहीं। मैं जा रही सोने, मेरा हाथ छोड़िए। देखिए, मैं भूदेव भाईसा को बुला लूंगी। अरे भूदेव भाईसा ही क्यों, पूरे चंदेरगढ़ को भी बुला लो, मैं तब भी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। हाँ, अगर नंदा आ जाएगी तो फिर। उस कमीनी ने पता नहीं कौन सा जादू कर दिया है। जादू उसने मुझ पर किया है और दिक्कत तुम्हें हो रही है। क्यों? ना जाने कितनी अच्छाई है, सिवाय एकमात्र झूठ के। आप किसकी बात कर रहे हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन आप मेरा हाथ छोड़ो। आप किसकी बात कर रहे हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन आप मेरा हाथ छोड़ो। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे की घटना और रहस्य को जानने के लिए बने रहिए। मेरे साथ मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र नवप्रभात। जल्द ही अगला प्रस्तुत किया जाएगा। इस रचना पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।